नमस्कार, मतों का मंथन में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम 29 अप्रैल को होने वाले 5 में से 2 और झारखंड के 3 में से 2 सीटों पर चर्चा करेंगे, यानी बिहार और झारखंड की 2-2 सीटों पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि दरभंगा और समस्तीपुर में क्या राजनीतिक समीकरण है, साथ ही झारखंड से चतरा और पलामू की स्थिति भी जानेंगे। विश्लेषण के जरिए हम पड़ताल करेंगे जमीनी हकीकत और देखेंगे कि किस पार्टी या प्रत्याशी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा हम इतिहास के झरोखे से यहां जीत हार के समीकरण को भी खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको चारों लोकसभा सीटों की पूरी दिशा और दशा बता सकें, दिखा सकें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको इनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ केंद्रीय स्टूडियो में अभय हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार भी पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रांची से हमारे सहयोगी होंगे नवीन कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं मतों का मंथन। शुरू करते हैं मिथिलांचल से। मिथिलांचल की महत्वपूर्ण सीट दरभंगा संसदीय क्षेत्र में पिछले 7 लोकसभा चुनाव में आरजेडी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है। अली अशरफ फातमी 4 बार यहां से आरजेडी से सांसद रहे, जबकि क्रिकेटर कीर्ति झा आजाद 3 बार सांसद रह चुके हैं। लेकिन बीते दिनों की बात हो चुकी है, वो अपने आधार वोट के अलावा पिछड़ी जातियों के वोट लेने वाले यहां बाजी मारते रहे हैं। लेकिन चुनाव मुस्लिम लड़ाकों की यहां खासी दखल रही है। चुनाव में कांग्रेस दिग्गज ललित नारायण मिश्र की ये कर्मभूमि भी रही है। वो 2 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। लेकिन 1980 के बाद यहां कांग्रेस नहीं जीत पाई। यहां तक कि इंदिरा गांधी की सहानुभूति लहर के बावजूद कांग्रेस के हरिनाथ मिश्र यहां ललित नारायण मिश्र के पुत्र विजय कुमार मिश्र, जो लोकदल के टिकट पर तब लड़े थे, उनसे हारे थे। अभी इस वक्त एनडीए महागठबंधन आजाद दरभंगा में बीजेपी से सांसद है, लेकिन बाद के वर्षों में पार्टी के खिलाफ ये बयान देते रहे। पार्टी और इनके बीच दूरी बढ़ गई और अब वो कांग्रेस में है। बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया, फिर इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और धनबाद चले गए। बीजेपी ने इस बार यहां गोपाल जी ठाकुर पर दांव लगाया है। यहां महागठबंधन से अब्दुल बारी सिद्दीकी उम्मीदवार हैं, जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सिद्दीकी मुस्लिम चेहरा है और दरभंगा ने फातिमी और शकीलुर रहमान जैसे मुस्लिम चेहरों को संसद पहुंचाया है। सिद्दीकी आरजेडी में बड़े नाम भी हैं। तो दरभंगा में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर और आरजेडी से महागठबंधन के कैंडिडेट के रूप में अब्दुल बारी सिद्दीकी उम्मीदवार हैं। सिद्दीकी एक सौम्य चेहरा के रूप में माने जाते हैं आरजेडी की ओर से। सीधे सरल और पढ़े लिखे योग्य नेता में इनकी जगह मानी जाती है। हम आपको 2009 और 2014 के बीच का समीकरण बता देते हैं, जीत का समीकरण बता देते हैं। इसमें कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कैसी हो सकती है। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कीर्ति झा आजाद जीते। जेडीयू के संजय झा ने त्रिकोणीय मुकाबला बनाया था, लेकिन बीजेपी ने 2009 की तुलना में 75,000 अधिक वोट लाकर मुकाबले को अपने पक्ष में कर लिया था। अभी गठबंधन में जेडीयू बीजेपी के साथ है, तो एनडीए मजबूत नजर आ रहा है। कीर्ति झा आजाद कांग्रेसी हो चुके हैं और धनबाद में वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहां मुख्य मुकाबला आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी और बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर के बीच है। तो ये कमोबेश तस्वीर रही है। आमने सामने का मुकाबला हमेशा देखा गया है दरभंगा संसदीय क्षेत्र में, जहां कीर्ति झा आजाद 2014 में भी चुनाव जीते थे, 2009 में भी कीर्ति झा आजाद चुनाव जीते थे, 2004 में मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने चुनावी जंग में बाजी मारी थी।
लेकिन उससे पहले 1999 में कीर्ति झा आजाद ने वहां से बाजी मारी थी। तो लगातार ये पिछले कई वर्षों, कई चुनाव से देखा गया है कि बीजेपी के लिए ये सीट मुफीद रही है। हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक भी है। लेकिन अभी पहले हम आपसे समझ लें दरभंगा का समीकरण तो क्या कहता है, किन किन मामलों में कितना महत्वपूर्ण है, और तब जबकि कीर्ति आजाद ने बागी तेवर अपना लिए थे अपनी ही पार्टी के आलाकमान के खिलाफ, और उसके बाद अब वो धनबाद जा चुके हैं कांग्रेस की टिकट पर, वहां से वो किस्मत आजमा रहे हैं। दरभंगा को लेकर क्या समीकरण बनता है? जी देखिए, अगर दरभंगा सीट की बात करें तो 1971 के बाद से इस सीट पर या तो कोई मुस्लिम चेहरा या कोई ब्राह्मण चेहरा ही चुनाव जीता है। यह स्पष्ट बताने के लिए काफी है कि वहां पर क्या हो सकता है। इवन कि जब पिछले चुनाव में जेडीयू को उम्मीदवार दिया था तो वहां भी संजय झा जी को ही दिया गया था। तो हम समझ सकते, इजली समझ सकते आसानी से कि क्या स्थिति है। अगर कीर्ति आजाद पार्टी के साथ बने रहते, पार्टी से उनका दुराव नहीं होता, तो कीर्ति आजाद निश्चित तौर पर, मुझे निश्चित तौर पर तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग का टिकट कटा है या टिकट कटने की बात थी, तो पार्टी उनको टिकट देती। अगर पार्टी के पाले में चूंकि सीट थी तो पार्टी उनको टिकट देती और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फातमी साहब को पार्टी, मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि फातमी साहब को पार्टी ने टिकट न देकर के अब्दुल बारी सिद्दीकी को दिया। इवन कि जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मधुबनी सीट से एक बार फातमी साहब को उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी को बनाया गया था। वो काफी अच्छा उन्होंने कॉन्टेस्ट दिया था। तो इनको सिद्दीकी साहब को यहां से कैसे दिया गया और फातमी जी का टिकट क्यों काटा गया, ये मेरे लिए बहुत ही राज का विषय है। डॉक्टर संजय कुमार, क्या लगता है आपको दरभंगा की यदि हम बात करें तो वहां पर किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? अब्दुल बारी सिद्दीकी गठबंधन, महागठबंधन की ओर से किस्मत आजमा रहे हैं और गोपाल जी ठाकुर एनडीए की ओर से। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो है कि जो मिथिलांचल का जो इलाका है तो वहां पर एक ब्राह्मण मतों का एक रहा है, वो बड़ा डिसिसिव रहा है और चीजों को वो तय करते रहे हैं। और कहा जाता है कि अगर मिथिला की धरती पर अगर ब्राह्मणों की राय लेकर के चीजें नहीं की जाती है या ब्राह्मणों को नाराज कर दिया जाता है तो परिणाम बहुत सकारात्मक नहीं निकलता है। तो स्थिति तो एक है कि चाहे वो महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, वो ब्राह्मणों को संतुष्ट करने में तो कामयाब नहीं हो पाया है। रह गई बात कि अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या फातमी हो, दोनों का जो उद्देश्य है वो ध्रुवीकरण होता है कि जो एम्बाई समीकरण है, यादव और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है उसी को साधना है। अब उस साधने में फातमी जी या सिद्दीकी जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फातमी जी कोई ज्यादा कुछ असर दिखा पाते और सिद्दीकी जी कम असर दिखा पाएंगे। करीब करीब क्षेत्र एक ही है। तो वहां तो चीजें बहुत हद तक हो गई है कि भाई चलिए एक मुस्लिम चेहरा को न ला करके दूसरे मुस्लिम चेहरा को हमने आपको दे दिया। लेकिन कठिनाई एनडीए में आई और कीर्ति झा आजाद को, ठीक है, पार्टी से वो संतुष्ट नहीं थे, पार्टी उनको हटा दी थी। तो अगर कांग्रेस उनको दांव लगाती, जैसा कि कीर्ति झा आजाद बोलते रहे थे, या एनडीए के तरफ से जिस बात को नीतीश कुमार जी भी कहे थे कि भाई मेरे पसंद तो संजय झा जी थे, अब ठीक है गठबंधन के तहत संजय जी को मैं टिकट नहीं दिला पाया तो इसमें मैं अपनी असमर्थता जाहिर करता हूं। तो संजय झा और कीर्ति झा आजाद दोनों को एनडीए और महागठबंधन से किनारे किया गया। और गोपाल जी ठाकुर, ठीक है, कद्दावर नेता हैं, भाजपा के एक पदाधिकारी रहे हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो ब्राह्मणों का जो मसला है, नाराजगी का या उनके एक्सेप्टेंस का, चीजें वहां जाकर के फंसती हुई दिखती है। मृत्युंजय, दरभंगा को लेकर कितना कुछ क्या इनपुट आ रहा है आप लोगों के पास और किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि आमने सामने की बात है वहां पर, और अब तक के कई 5-7 चुनाव को देखें तो दो तरफा मुकाबला ही नजर आता है आमने सामने का। देखिए सर, ऐसा है कि खास करके दरभंगा की बात करें, देखिए अगर कीर्ति झा आजाद होते तो कम से कम एक जो उनका अपना बेस वोट था वो तैयार होता। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी में तारतम्य न होने की वजह से ये एक बड़ा लोचा है महागठबंधन के साथ। अब अगर कीर्ति झा आजाद
सपोज अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी के लिए वोट मांगते और दरभंगा शहर में घूमते तो मुझे लगता है कि इसका फायदा महागठबंधन को मिलता। और जहां तक गोपाल जी ठाकुर की बात है, आपको बताऊं कि आरएसएस के चहेते उम्मीदवारों में थे, कई लोगों ने कवायद की, लेकिन दरभंगा पर जो खूंटा आरएसएस ने जमाया फिर उसको कोई उखाड़ नहीं पाया। और गोपाल जी ठाकुर बड़े सहज हृदय और थोड़ा सा एक मिलनसार किस्म के व्यक्ति है, और थोड़ा नम्रता जो उनके अंदर से झलकती है सामने से, वो लोगों को आकर्षित करता है। तो इसका बेनिफिट तो उन्हें मिल सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात बताऊं महागठबंधन के ड्रॉबैक्स की, कि फातिमी भी कहीं ना कहीं नाराज है, यानी कि उतना दिल से वो मदद नहीं कर पा रहे हैं जितना वो करना चाहते थे, तो वो भी एक नाराजगी है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर ये चीजें फुलफिल हो जाती तो मुझे लगता है कि महागठबंधन के अब्दुल बारी सिद्दीकी चूंकि खूब ही सरल हृदय है, सहज व्यक्ति है, अच्छे लीडर है राष्ट्रीय जनता दल के, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि जब फातिमी का उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा, एक तरफ कीर्ति झा आजाद का सहयोग नहीं मिल रहा, तो पता नहीं वो नैया कैसे पार लगाएंगे। क्योंकि गोपाल जी ठाकुर एक जो समस्तीपुर को समझ लेते हैं, फिर हम आपके पास आएंगे। नवीन, आप इंतजार कीजिएगा, मैं आपके पास जरूर करूंगा थोड़ी देर में। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र समाजवादियों की पहली पसंद मानी जाती है। 1977 से लगभग हर चुनाव में समाजवादी यहां से बाजी मारते रहे। समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र के विधानसभाओं में दलों के कब्जे की बात करें तो समस्तीपुर में आरजेडी, रोसड़ा में कांग्रेस, हायाघाट और कुशेश्वर में जेडीयू के विधायक हैं। यहां बीजेपी, एलजेपी के एक भी विधायक नहीं है। 1977 में कर्पूरी ठाकुर यहीं से चुनाव जीते थे। समस्तीपुर की जनता चुनावी लहरों के साथ बहती रही। इसका प्रमाण 1977, 1984, 2014 के चुनाव है। यहां मुख्य मुकाबला एलजेपी के रामचंद्र पासवान और कांग्रेस के अशोक कुमार के बीच है। परिसीमन के बाद सुरक्षित हुए इस सीट पर मौजूदा सांसद रामचंद्र पासवान है। संसद के अनुभव की बात करें तो ये रोसड़ा से 1999 में, 2004 में ये संसद जा चुके हैं 2 बार। रामचंद्र पासवान दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। यहां कांग्रेस के अशोक कुमार मैदान में हैं। ये रोसड़ा से कांग्रेस के विधायक हैं और बिहार में मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने 1985 में राजनीति में प्रवेश किया था। ये लगातार 6 बार रोसड़ा से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। समस्तीपुर में 2009 में यहां से जेडीयू के महेश्वर हजारी जीते थे, जबकि दूसरे स्थान पर एलजेपी के रामचंद्र पासवान रहे थे। 2014 में एलजेपी के रामचंद्र पासवान जीते, लेकिन मौजूदा कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार दूसरे स्थान पर रहे थे। अबे ये बड़ा ही कड़ा मुकाबला है, क्योंकि समाजवादियों की पृष्ठभूमि वाली ये जगह रही है समस्तीपुर, और यहां पर एनडीए के लिए वाकई थोड़ी राह कठिन नजर आती है। देखिए, यह बिहार के उन रेयर सीट में शामिल है। मुझे तो शायद खोजना पड़ेगा कि जहां पर कि जो 2014 के उम्मीदवार थे वही उम्मीदवार इस बार भी रिपीट हो रहे हैं, दोनों उम्मीदवार। बिल्कुल बिहार में होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि अब देखना पड़ेगा कि हो सकता है शायद ये रेयर सीट है जहां पर दोनों उम्मीदवार सेम टू सेम पिछले बार वाले, उनका एक ही पार्टी, एक ही मतलब अलायंस भी एक है, पार्टी भी एक है, कैंडिडेट भी एक है। इस सीट पर क्या हुआ था कि यहां तक मुझे अपने याददाश्त के आधार पर बोल रहा हूं कि पिछले चुनाव में इस सीट पर मिनिमम मार्जिन के साथ रिजल्ट आया था और कांग्रेस लगभग बहुत कम वोट से, लगभग 10,000 के आसपास है, 10,000 से कम वोटों से चुनाव हारी थी। तो एक मिनिमम, तो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं से मेरी बात हो रही थी, तो उनका जो पहला नजर किसी सीट पर है तो वह यही सीट है, समस्तीपुर है। उनको लग रहा है कि इस सीट से चुनाव जीतेंगे, हमारे कैंडिडेट भी वही है, सब कुछ वही है। तो जब सब कुछ वही है तो उनको लग रहा है कांग्रेस का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि पिछले बार वाले कैंडिडेट, मेरा कैंडिडेट विधायक भी है, मंत्री भी रह चुके हैं और उनका अपना जनाधार भी है। तो मुकाबला तो बेहद कड़ा नजर आ रहा है। डॉक्टर संजय कुमार, कभी पिताजी राजी नाराजी। डॉक्टर संजय कुमार पूरे माहौल को एक आधे मिनट में हल्का कर देता था, ये मेरा एक स्वभाव। आपकी आवाज किन्हीं कारणों से यहां तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ परेशानी है। मृत्युंजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। क्या लग रहा है समस्तीपुर को ध्यान में रखते हुए? देखिए, समस्तीपुर तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, पिछले 2014 में नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी आंधी थी
इसके बावजूद भी 7,000 के मात्र अंतर से वहां से रामचंद्र पासवान चुनाव जीते थे। और इस बार तो वहां उनको काफी नाराजगी झेलनी पड़ी है। जिस गांव में जाते थे लोग कहते थे कि आज एलू कहां रहली, तो वहां का जो लोकल लैंग्वेज था और मतलब कई गांव में उन्हें इस तरह का चीज झेलने को मिला। तो वहां और यही कारण है क्योंकि और एनडीए के कई नेता इवन कि नीतीश कुमार से लेकर के रामविलास पासवान जी को यहाँ थोड़ी मुश्किल होगी। संजय जी, अब मेरी आवाज आप तक यदि पहुंच रही हो तो जरा आपका विश्लेषण मन क्या कहता है, क्योंकि वाकई समस्तीपुर एक टफ सीट माना जा रहा है। हमसे है सवाल। हाँ, ये चूंकि है क्या कि आपने जो कहा कि जो इसकी पृष्ठभूमि रही है समाजवादियों की, तो मिजाज भी लोगों का समाजवादी मिजाज ही है। और जब समाजवादी मिजाज के लोग हैं वहां, और उसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब उनसे दूरी बना करके रखते हैं, तो उनकी पीड़ा साफ साफ झलकती है। और इस आक्रोश का सामना इस बार रामचंद्र पासवान जी को करना पड़ रहा है, और इसका सीधा सीधा लाभ अशोक कुमार जी को मिल रहा है। क्योंकि होता क्या है कि किसी व्यक्ति से नाराजगी है और कोई व्यक्ति के प्रति अगर मेरे मन में बहुत अच्छा भाव नहीं भी है, तो स्वतः चीजें उनके तरफ ट्रांसफर हो जाती है। रामचंद्र पासवान जी और खास करके एनडीए के सारे कद्दावर नेता इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी के चेहरा को देख करके अपना वोट दीजिए। अगर इनसे कोई चीजें छूटी है तो अगली बार पूरा कर दिया जाएगा। समझता हूं ये बात सही है कि कैंडिडेट के खिलाफ इनकम्बेंसी फैक्टर को मोदी के जरिए पैचअप करने की कोशिश हो रही है वहां के गठबंधनों में। झारखंड की ओर भी रुख करते हैं, जरा सा पहले चतरा को समझ ले। चतरा लोकसभा पर आरजेडी का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के सुनील कुमार सिंह जीते थे। नक्सल प्रभावित ये सीट पलामू, चतरा, लातेहार में फैली हुई है। इसमें 5 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें 3 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहां पिछड़ी जातियों का खासा दबदबा है। यहां महागठबंधन के लिए चिंता और एनडीए के लिए हौसले की बात यह है कि यहां महागठबंधन में दरार दिख रहा है। कांग्रेस और आरजेडी के दोनों प्रत्याशी मैदान में खड़े हो गए हैं। यहां बीजेपी से एक बार फिर मौजूदा सांसद सुनील सिंह मैदान में उतरे हैं। सुनील सिंह की पहचान राजनेता, व्यवसायी के रूप में है। यह झारखंड बीजेपी के महामंत्री के अलावा भारत कोरिया संसदीय मैत्री समूह के प्रेसिडेंट भी हैं। आरजेडी से यहां सुभाष यादव मैदान में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुभाष यादव को लालू के फाइनेंसर के रूप में जाना जाता है। इनका लालू से कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है। ये ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाते हैं। 1 साल पहले आयकर विभाग ने सुभाष के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। कांग्रेस ने चतरा से मनोज यादव को उतारा है। ये बरही के विधायक हैं। चूंकि कांग्रेस के धीरज साहू पिछले लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर थे, इसलिए यहां कांग्रेस की उम्मीदें भी कायम है। चतरा सीट की इस तरह समझिए कि इस सीट पर 1957 में जनता पार्टी की विजया राजे जीत जाती हैं और फिर वो 1962-1967 में भी निर्दलीय जीत जाती हैं। यानी कांग्रेस के परंपरागत प्रभाव से ये दूर रहा है। झारखंड होते हुए यहां आरजेडी का दबदबा दिखता है। 2014 के मोदी लहर में बीजेपी ने यहां ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और सुनील सिंह ने कांग्रेस के धीरज साहू को हराया था, जबकि यहां तृणमूल कांग्रेस के नौशाद आलम तीसरे स्थान पर रहे थे। पलामू लोकसभा सीट का गठन 2 जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर हुआ है। यहां से बीजेपी के विष्णु दयाल राम यानी बीडी राम सांसद हैं। 17वीं शताब्दी में चेरो राजा का यहां शासन था। पलामू के किलों में से एक पुराने किले का निर्माण चेरो राजा अनंत राय ने किया था। यहां 1991, 96, 98, 99, 2014 में बीजेपी जीत चुकी है, जबकि यहां से कांग्रेस जेएमएम को भी सफलता मिली है। यहां से बीजेपी के विष्णु दयाल राम सांसद हैं और एक बार फिर भाग्य आजमा रहे हैं, यानी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। बीडी राम पुलिस अधिकारी थे और राजनीति में आने से पहले होमगार्ड विभाग के डीजीपी पद से वो रिटायर हुए थे। आरजेडी से यहां घूरन राम बीडी राम को टक्कर दे रहे हैं। ये उपचुनाव में 2006 से 2009 के बीच पलामू के सांसद रह चुके हैं। नवीन, क्या लगता है आपको चतरा और पलामू की बात करें? चतरा में तो त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है, और यहां पर यदि पलामू की बात करें तो यहां आमने सामने की लड़ाई है।
जी देखिए संजय जी, सबसे पहले बात तो अगर हम चतरा की करें तो चतरा एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर आज तक कोई वहां के स्थानीय कोई प्रत्याशी विजयी घोषित नहीं हुआ। कोई वहां बड़े जो दल हैं उनके प्रत्याशी भी कभी स्थानीय नहीं रहे। केबीसी में भी एक सवाल आया था, अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि पूरे देश में ऐसा कौन सा कंस्टिट्यूंसी है जिसमें स्थानीय प्रतिनिधि आज तक चुने नहीं गए। तो वैसा एक लोकसभा क्षेत्र है चतरा, जो एक और जो है खनिज संपदा से भरपूर है तो दूसरी ओर नक्सल समस्या भी है। लेकिन स्थानीय जो है प्रतिनिधि नहीं होने के कारण लोगों का आक्रोश बना रहता है। एक समय ऐसा वहां नारा चलता था कि आधी रोटी खाएंगे बिहारियों को भगाएंगे, आधी रोटी खाएंगे झारखंड अलग राज्य बनाएंगे। लेकिन वहां बिहारियों को तो भगा दिया गया, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधि अभी तक नहीं है। इस बार भी कमोवेश वैसी स्थिति देखने को मिल रही है। झारखंड में एक और एनडीए का जो है गठबंधन है तो दूसरी ओर विपक्ष का जो है वो महागठबंधन दिखाई दे रहा है। लेकिन चतरा एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रहा है, यानी एक और आरजेडी भी है तो दूसरी ओर कांग्रेस भी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मामला पूरी तरह से त्रिकोणीय है, जैसा कि आपने कहा। एक और जहां तक बीजेपी के सांसद सुनील सिंह की बात करें तो उन्होंने कई वादे किए थे पिछले बार। उनका कहना था कि वे रेल में ही बैठ के जो यहाँ नॉमिनेशन करने आएंगे वो नहीं कर सके। एक एजुकेशन हब बनाने की उन्होंने घोषणा की थी, वो भी पूरा नहीं हो सका। एक बाईपास छोटी सी जो चीज है वो नहीं दे सके। स्टील प्लांट लाने की बात की थी, उसे भी उन्होंने पूरा नहीं कर सके। साथ ही साथ एनटीपीसी और सीसीएल का कार्यालय वहां खोलने की बात की, वो कभी पूरे नहीं हो सके। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए पूरा विरोध हो रहा है। कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां उनका विरोध ऐसा हो रहा है कि ले देके वो बात फिर मोदी तक की आ जा रही है। मोदी के जो कार्य हैं उसको लेके वो इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मामला त्रिकोणीय है, मामला काफी दिलचस्प है। जितने भी जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो आरजेडी के हों या फिर कांग्रेस के, उन्होंने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। अगर बीजेपी की बात करें तो राजनाथ सिंह ने वहां प्रचार किया है और अगले 2 दिनों में और कुछ स्टार प्रचारकों के आने की बात है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि स्थानीय लोगों को अभी भी स्थानीय पलामू को लेकर क्या इनपुट आ रहा है? पलामू के जहां तक बात है बीडी राम और घूनर राम है और उसको त्रिकोणीय बनाने के लिए बीएसपी ने भी अपने कैंडिडेट दे दिए हैं। लेकिन मामला सीधे साधे है, यानी आमने सामने एक और आरजेडी तो दूसरी ओर है बीडी राम, यानी महागठबंधन और एनडीए के गठबंधन के बीच में सीधा साधा मुकाबला है। और एक पलामू एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर झारखंड की राजनीति कम, जो अगल बगल के जो सीमावर्ती राज्य हैं उनकी राजनीति ज्यादा चलती है, राष्ट्रीय मुद्दा ज्यादा हावी रहता है। और यही कारण है कि काम नहीं करने के बावजूद, बीडी राम के विरोध होने के बावजूद एक बार फिर से मोदी मुद्दा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है और मोदी के नाम पर वहां पर भी वोट मांगे जा रहे हैं। और अगर वहां एक और अगड़े हैं तो पिछड़े हैं, दोनों ही अगड़े और पिछड़ों के बीच में अगड़ों ने जहां अपने मन बना लिए हैं तो पिछड़ों के समीकरण जो है बनाने की कोशिश तमाम दलों की तरफ से की जा रही है। आज मोदी की रैली थी लोहरदगा में, लेकिन सीमावर्ती इलाका चाहे वो चतरा हो या फिर पलामू, तीनों ही का सीमावर्ती इलाका टच करते हैं और यहीं से मोदी ने साधने की कोशिश की है तीनों स्थानों पर। अब ऐसे में देखना यह होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन फिलहाल तक अगर देखा जाए तो बीजेपी का पलड़ा कहीं न कहीं भारी दिखाई दे रहा है। डॉक्टर संजय कुमार, ये वो इलाका है जहां नक्सल प्रभावित इलाका है, गरीबी भी बेइंतहा वहां पर है, पिछड़ा इलाका है और राजनीतिक रूप से काफी प्रबुद्ध इलाका भी रहा है। यदि हम पलामू की खासकर बात करें तो एक वो झारखंड की राजनीतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता रहा है। लेकिन जो हमारे नवीन ने बताया कि चतरा से वाकई स्थानीय प्रत्याशी को लेकर एक अजीब तरह की एक मांग रही है, लेकिन अजीब तरह से उसकी पूर्ति नहीं हुई है, ये शिकायत वहां पर है। तो क्या इनकम्बेंसी फैक्टर वहां काम कर रहा होगा और पलामू में क्या इक्वेशंस वहां आप देख पा रहे हैं? नहीं, इनकम्बेंसी फैक्टर तो काम करता है, लेकिन अभी भी जो उम्मीदवार हैं वो स्थानीय नहीं है। अभी भी उम्मीदवार वहां बाहरी हैं। अब सुभाष यादव जो उम्मीदवार हैं वो सुभाष यादव बिहार के रहने वाले हैं और आपने तो सारी बातें बताई कि किस तरह से वो फाइनेंसर हैं और किस तरह से वो धनबल के आधार पर वो जनबल को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। मनोज यादव जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कोशिश की गई गठबंधन बनाने के, लेकिन बात नहीं बन पाई, तो मनोज यादव अपने तरीके से चीजों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब रह गई बात कि सुनील सिंह मोदी मुद्दा को कितना भजा पाएंगे या मोदी का जो राष्ट्रीय अस्मिता का जो मुद्दा है उसको वो जनता तक ले जाकर के और कितना अपने पक्ष में लोगों को गोलबंद कर पाएंगे, ये मामला एक बनता है। जहां तक पलामू का मामला है, बीडी राम भी संजोग से बिहार के नैनी जोड़ के ही रहने वाले हैं और 2 बार डीजीपी रहे हैं। तो राजनीतिक पकड़ तो रही है बीडी राम की, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का साथ है तो एक उनका इंटेलेक्ट और दूसरा उनका जो अगड़ों का साथ और खास करके भारतीय जनता पार्टी का जो उनके पास जो राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा, ये तीनों चीज मिलकर के जो वहां के स्थानीय मुद्दे हैं उसको बीडी राम डाइल्यूट करने में सफल हो रहे हैं।
घूरन राम अपनी बात कर रहे हैं लोगों से कि अगर पुनः मुझे आप भेजेंगे तो फिर हम स्थानीय मुद्दे को उछालेंगे और पलामू की जो फटेहाली है, बेबसी है, गरीबी है, लाचारी है और जो यहाँ के आदिवासियों की जो जिल्लत की जिंदगी है उससे हम बाहर निकालेंगे। लेकिन अब घूरन राम कितना साध पाते हैं और बीडी राम के पास जो ये सारी चीजें हैं, एक अपना अनुभव है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का टैग है, इसका कितना लाभ ले पाएंगे। अब क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से स्थिति बन रही है, हम तुम्हें चांद देंगे लेकिन जमीन पर भी पैर टिका हुआ नहीं है, ऐसा इलाका है चतरा और पलामू, क्या कहता है समीकरण? जी देखिए, जहां तक बात रही कि इस बार हर सीट पर एनडीए को या दोनों तरफ को एक कसम कस की लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि 2014 वाली बात तो है नहीं और होती भी रही है। एक बार इलेक्शन अगर आप जीत जाते हैं, एक बार लोगों ने सपोर्ट किया तो अगली बार आपको परफॉर्मेंस के आधार पर ये होगा। पिछले बार था कि एक संभावना थी कि भाई आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, लोगों ने आपको मत दिया। इस बार आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा कि भैया हमने ये काम किया, या फिर आपको उसका एक देना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन कि भैया हमने काम ये किया, काम नहीं किया तो इसका आंसर नहीं दिया और आगे क्या आपका प्रपोजल है आप देंगे। तो इस आधार पर करना पड़ेगा। तो एनडीए क्या महागठबंधन में दरार का फायदा मिलेगा एनडीए को, चतरा की यदि हम बात करें तो? क्योंकि आरजेडी भी खड़ी है, कांग्रेस भी खड़ी है, जो आपस में ही दरार है वहां। बिल्कुल मिलेगा, यह बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आरजेडी भी वहां एक मजबूत पार्टी है। आरजेडी का भी अपना एक मास बेस है, काडर बेस है और वहां पर इस कारण से मतलब थोड़ी सी आसान है। ये नहीं कहूंगा कौन जीतने जा रहा है, क्योंकि ये कहना एक नेशनल चैनल। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार आपका, बहुत धन्यवाद नवीन आपका, बहुत धन्यवाद मृत्युंजय आपका। तो मतों का मंथन इस रूप में जारी है कि हालांकि दरभंगा की बात करें तो आमने सामने की बात है, मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच है। समस्तीपुर की बात करें तो वहां भी आमने सामने की ही लड़ाई है, एनडीए वर्सेस महागठबंधन। इधर यदि हम चतरा की बात करते हैं तो वहां त्रिकोणीय मुकाबला है। जहां तक झारखंड की चतरा की बात है, वहां पर आरजेडी के भी कैंडिडेट खड़े हैं, कांग्रेस के भी और एनडीए से भी। पलामू में आमने सामने की बात है। स्थानीय मुद्दे कई हैं जो मुंह बाए खड़े हैं। नेताजी इस खास मौके पर हर जगह हर दल के लोग कहते हैं कि हम चांद धरती पर उतार देंगे, पर धरती पर पैर रखने की जगह कितनी बची हुई है उन गरीब इलाकों में जाकर देखिए तो आपको समझ में आएगा। नमस्कार।